चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. हालांकि ये बहुत पॉलिटिकल टॉपिक है, इसमें कई सारी सरकारें घुसी हुई हैं। टीएमसी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। मैं पहले से बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का पर्पस किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करना, किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। इस वीडियो के अंदर किसी व्यक्ति, किसी ग्रुप, किसी संस्था, किसी ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत पक्ष है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। हम देख रहे हैं कि कई सारे ट्विटर के ऊपर कई सारे एक्टिविस्ट को, राइटर्स को, जर्नलिस्ट को जो है कलकत्ता की पुलिस के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है। बट मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन, अगर इसमें आगे कल को कुछ होता है तो मेरा व्यक्तिगत मसला होगा। मैं किसी संस्था, किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? ये निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी, महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर। और आज के दिन साथियों में जो वीडियो बना रहा हूं वो बना रहा हूं कलकत्ता के आरजीकल मेडिकल कॉलेज के अंदर जो डॉक्टर बहन के साथ जो रेप और मर्डर की जो घटना हुई है उसके प्रति अपनी सॉलिडेरिटी को व्यक्त करने के लिए और ये बताने के लिए कि आज पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है और खासकर भारत में जो आज की डेट में जितनी भी हमारी लेडी डॉक्टर है जो प्रोटेस्ट कर रही है, उनको ये बताने के लिए कि हम भी आपके साथ हैं और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर दुख की घड़ी में आपके साथ हैं और अपनी सॉलिडेरिटी को आपके साथ व्यक्त करते हैं। जो भी हमारी वुमेन सब्सक्राइबर, जितनी माताएं बहनें हमारे चैनल को देखती हैं, उनको ये बताने के लिए कि इस घटना में हम अपनी सॉलिडेरिटी को आपको व्यक्त करते हैं और एज सभ्य समाज के रूप में हमें इसको क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता है और इसके प्रति अपना एक स्टैंड प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी फिलोसफी को मारने के बाद नाउ वी शुड ऑल्सो टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप। तो दिस इज माई ओपिनियन, इसलिए मैं आज की इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस केस को समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता में मुद्दा क्या है, ये सारा कुछ चल क्यों रहा है। बात है साथियों आरजीकल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता की, जो कि हमारे देश के सबसे प्राचीन मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। वहां पर 8 अगस्त की रात में एक 31 साल की जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर है वो अपना काम कर रही थी। 36 घंटे की ड्यूटी का शिफ्ट कंप्लीट कर रही थी। रात में 11:30 बजे अपने माता पिता से बात भी करती है, बताती है कि मेरे सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ड्यूटी करने जा रही हूँ, राउंड लगाने जा रही हूँ। अपनी शिफ्ट को कंप्लीट करने के बाद 2 बजे अपने 4 कलीग के साथ वो सेमिनार हॉल में जाती है और वहां पर कुछ खाना वाना खाती है, वहां पर ओलंपिक का गेम देखती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। 3 बजे के करीब उनका एक कलीग उनके पास आता है, उनको रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट चेक करने के बाद फिर से वहां सो जाती है, क्योंकि 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद है, ऑफ कोर्स हर कुछ थक गई होंगी, तो शी वाज टेकिंग रेस्ट। उसके बाद 9 अगस्त को सुबह वहां पर उनकी डेड बॉडी मिलती, और जो डेड बॉडी मिलती साथियों वो साधारण डेड बॉडी नहीं थी। उसके ऊपर कई प्रकार के कट मार थे, आंखों से खून निकल रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, उनकी बेली पर इंजरी थी, उनके एंकल पे इंजरी थी, उनके राइट हैंड के रिंग फिंगर टूटी हुई थी, ओठों पर चोट लगी हुई। कोई भी व्यक्ति देखने के बाद समझ सकता था कि भैया ये जो सिंपल मर्डर नहीं है, इसके पीछे कुछ रेप है या फिर इस प्रकार का कुछ इनके साथ क्रूरता भरा व्यवहार किया गया है। बट ताज्जुब के बाद साथियों तब होती है जब 10:53 पर उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने उस लड़की के घर पर कॉल करके बोला कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप लोग अस्पताल आ जाइए। फिर 15 मिनट के बाद कॉल करके बोलता है कि भाई आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। एक गंवार आदमी भी इस डेड बॉडी को देख के बता सकता था कि 7 यूनिट बॉडी है, इतने चोट लगे हैं, इतना खून निकल रहा है, ये सुसाइड कहां से हो सकता है। बट इतने बड़े प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान के प्रिंसिपल ने स्टेटमेंट दिया कि सुसाइड किया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पहला ये उठता है कि भाई 15 मिनट के अंतराल में अस्पताल के प्रशासन ने मृत्यु की 2 अलग अलग घटनाएं क्यों बोली? क्या इसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी है? क्या अस्पताल का प्रशासन इस घटना को सुसाइड बताकर कुछ लीपापोती करना चाहता था? और ब्लेम भी करता है कि भाई लड़की रात में काम क्यों कर रही है, सेमिनार हॉल में अकेले में जाएगी तो होगा ही। इनफैक्ट वो लेडीज को ही ब्लेम कर रहा है। ये इस प्रकार के जो पार्श्विक जिनकी सोच है कि वो कई बार लोग बोलते हैं कि लड़की ने छोटा कपड़ा पहना, ये पर लड़की ने छोटा कपड़ा भी नहीं पहना था, बाहर घूम भी नहीं रही थी, वो तो काम कर रही।
देश की सेवा कर रही, अपने प्रोफेशन को अच्छे से कर रही थी। भाई डॉक्टर बनना आसान काम तो है नहीं। इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा घटना हो जाए और प्रिंसिपल जस्टिफाई कर रहा है कि रात में काम करोगी तो होगा ही ना, तो ये एक बड़ा तमाचा है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के। पता नहीं कैसे लोग इनको डायरेक्टर बना देते, प्रिंसिपल बना देते हैं। खैर बात दोस्तों फिर आगे बढ़ने लगती है। दूसरा केस इसमें निकल कर आता है कि पेरेंट्स को कल रात में लड़की से बात किया, उनको समझ में आया, लड़की से बात हुआ तो उनको समझ में आया होगा कि स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और अगले दिन उनको खबर आ जाती है कि भाई कल तक लड़की जो बातचीत करने में सही थी, खुश थी, आज अचानक से सुसाइड कर लेती। पेरेंट्स को सोचिए कितना बड़ा शॉक लगा होगा। और उन पेरेंट्स को अस्पताल का प्रशासन 3 घंटे तक खड़े करके रखता है, मिलने नहीं देता है। बाद में लड़की के पिताजी को अंदर भेजा जाता है, बोलता है कि भैया फोटो लो, बाहर आ जाओ। क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्या अस्पताल का प्रशासन लीपापोती कर रहा है, कुछ छुपाना चाहता है? और दूसरी बात यह है कि जो प्रिंसिपल इस प्रकार के इररिस्पॉन्सिबल स्पीच को दे रहा है, स्टेटमेंट को दे रहा है, जब उसने अपना रेजिग्नेशन दिया तो पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी जी ने उसके रेजिग्नेशन को स्वीकार करने के बजाय उसको दोबारा किसी कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। जो व्यक्ति इतना इररिस्पॉन्सिबल है, रेप और मर्डर की घटना को सुसाइड बता रहा है, झूठ बोल रहा है, उसको आपने दोबारा से उसको रीअपॉइंट कर दिया एज ए मेडिकल कॉलेज, वो भी कुछ घंटों के अंदर। क्या कुछ कनेक्शन है टीएमसी की सरकार और संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल था? क्या कुछ लीपापोती इस केस के अंदर? आइए दोस्तों उसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में चलने का और समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जब पुलिस इस घटना के अंदर पहली बार घुसती है तो पुलिस इस घटना को रजिस्टर करती है एज ए अननेचुरल डेथ। प्रिंसिपल बता रहा है सुसाइड है, पुलिस बता रही है कि अननेचुरल डेथ है। क्या पुलिस भी किसी के दबाव में कार्य करके अननेचुरल डेथ बता रही है? बाद में जब पेरेंट ने प्रोटेस्ट किया, लड़की के बैचमेट ने प्रोटेस्ट किया, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, तब इस केस को पुलिस ने रजिस्टर किया एज रेप एंड मर्डर। उसके बाद दोस्तों पुलिस हरकत में आती क्योंकि पूरे देश में प्रदर्शन होने लगते हैं, खासकर कोलकाता में प्रदर्शन जल्दी चालू हो जाता है। 10 और 11 तारीख तक पूरे देश में भी होने लगता है। पुलिस हरकत में आती है। पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालती है, क्राइम सीन को पूरी तरीके से लॉक करके इंक्वायरी करती है। वहां हमको ब्लूटूथ मिलता है। ब्लूटूथ ईयरफोन को जब वो सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं, एक व्यक्ति दिखता है, उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है। इसका नाम संजय राय। संजय राय के फोन से ब्लूटूथ का वो स्पीकर, वो जो ईयरफोन था, वो कनेक्ट हो जाता है और पता चल जाता है कि ये व्यक्ति वहां इन्वॉल्व था। उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो संजय राय अपने जुर्म को कबूल कर लेता है कि हाँ मैं इस घटना में इन्वॉल्व था। संजय राय आप देखिए कौन सा व्यक्ति है, इसके भी कई सारे डार्क सीक्रेट है। संजय राय इस एक वेस्ट बंगाल की सरकार के अंदर एक सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि पुलिस की मदद करते हैं, ट्रैफिक पुलिस की मदद करते हैं, हॉस्पिटल में लोगों की हेल्प करते हैं, वो सेवा करने वाले लोग। और ये जो सेवा करने वाला व्यक्ति है ये पॉर्न एडिक्ट है, ये अल्कोहलिक है, इसके मल्टीपल शादियां हो चुकी हैं, ये लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर उनसे रिश्वत लेता है, अस्पताल में उनको बेडिंग देने के नाम पर उनसे रिश्वत लेता है और पुलिस की बैरक में जाके सोता है। इसकी पत्नियों ने इसके ऊपर कई प्रकार के केस किए हुए हैं। इसकी सगी माँ, इसकी सगी बहन इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सिविक वॉलंटियर कैसे बना दिया? और ऐसा व्यक्ति पुलिस के बैरक में सो रहा है, उसको पुलिस का कोई डर ही नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिस रात की ये घटना है 8 अगस्त की रात में संजय राय जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जाता है, वहां शराब पीता है, रेड लाइट एरिया में जाता है, बगल में रेड लाइट एरिया, वहां जाता है, वहां जाने के बाद फिर से शराब पीता है, फोन में अश्लील वीडियो देखता है, उसके बाद उस लेडी बहन के साथ जाकर अमानवीय व्यवहार, इस प्रकार की कुकृत्य को अंजाम देता है। और इतना ही नहीं साथियों, ये करने के बाद उस व्यक्ति का हिम्मत देख, वो व्यक्ति जाकर पुलिस बैरक में सोता है। मतलब एक रेप करने के बाद एक व्यक्ति को डर नहीं है, वो पुलिस की बैरक में सो रहा है। ये सोचना, अगर हम लॉजिकल थोड़ा सोचे, काउंटरिंग थोड़ा सोचे, तो क्या वो व्यक्ति को पता है कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पीछे बड़े आका हैं, मेरी और जो बचाने वाले लोग हैं, मैं तो प्यादा हूँ। एक नॉर्मल व्यक्ति को तो पुलिस से डर होगा। मल्टीपल केसेस होने के बाद भी रेप करता है और जाके पुलिस बैरक में सोता है। क्या उसके पीछे सॉलिड बैकिंग है? वो एक प्यादे के रूप में काम कर रहा है या एक मोहरा है? क्या आगे भी दोस्तों हम लोग थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमें समझ में आता है कि एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट निकल कर आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट है। इसमें निकल कर आता है कि भाई जो लेडी बहन है उसके मल्टीपल इंजरीज है, आंखों में खून निकल रहा है, प्राइवेट पार्ट में खून निकल रहा है, बेली पे इंजरी है, फेस पे इंजरी है, लेफ्ट लेग पे इंजरी है, एंकल में इंजरी है, राइट हैंड के रिंग फिंगर में इंजरी है, उसके ओठों पर बहुत गहरे चोट लगे हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि स्मोथरिंग एंड थ्रॉटलिंग की वजह से, मतलब गला घोटने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है और विक्टिम को सेक्सुअली अब्यूज किया गया, मर्डर किया गया है। और जो लेडी डॉक्टर के स्किन के और ब्लड के जो सैंपल हैं वो संजय राय के इंजरीज के सैंपल के साथ मैच खा जाते हैं। ये प्रूफ हो जाता है कि ये सीधे सीधे रेप और मर्डर का केस है। क्वेश्चन अगेन घूम के आता है कि वो संदीप घोष इसको सुसाइड क्यों बता रहा था, अस्पताल का प्रशासन क्यों छुपा रहा था, और संदीप घोष को पश्चिम बंगाल की सरकार दोबारा से प्रिंसिपल क्यों रीअपॉइंट कर देती है? क्या इसमें कुछ टिकड़म चल रही है? कलकत्ता की पुलिस इसको अननेचुरल डेथ के रूप में क्यों स्वीकार करती है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि ये रेप और मर्डर का केस है? क्या इसके पीछे कुछ दबाव है? ये बातें आगे निकल कर सामने आ रही। और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने भी संदीप घोष के रीअपॉइंटमेंट के ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार से फटकार लगाई, पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। संदीप घोष एक मोस्ट करप्ट व्यक्ति है और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, अख्तर अली का स्टेटमेंट है जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के। उनके कई सारे स्टेटमेंट अभी आ रहे हैं, नए स्टेटमेंट आ रहे हैं।
बहुत ही करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। ये समझ में नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने संदीप घोष के फोन को चेक क्यों नहीं किया, संदीप घोष के अकाउंट को चेक क्यों नहीं किया, उसका एक भी जो है मतलब उससे स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया, उससे पूछताछ क्यों नहीं की। ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि भाई पुलिस किसके दबाव में संदीप घोष को बचाने का प्रयास कर रही है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डॉक्टर मानस गुप्ता जो की फॉर्मर सेक्रेटरी है एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस, वो ऐसा प्रश्न संदीप घोष और कलकत्ता पुलिस और कलकत्ता की सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार से ऐसा पूछ रही है। आप जरा सोच के देखिए कि जिस प्रकार का ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, जितनी गंभीर चोटें बताई गई हैं, आप जरा सोच के देखिए कि उस बहन को कितना टॉर्चर झेलना पड़ा होगा, कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितने दर्द उसको सहना पड़ा होगा। क्या उसकी चीखें निकल कर नहीं आई होगी, क्या उसकी चिल्लाने की आवाज निकल कर नहीं आई होगी। अस्पताल तो अमूमन शांत होते हैं, सुबह के समय तो और शांत होते हैं। जो फुटेजेस मिल रही हैं, जो इमेजेस मिल रही हैं सेमिनार हॉल की, उसमें कोई प्रूफिंग भी नहीं, साउंड प्रूफ भी नहीं लगा हुआ है। संजय राय को यहाँ पर बलि का बकरा बना के पेश किया जा रहा है। देश के मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर ये होगा तो सोचिए कि आम सड़कों के ऊपर और गाँव के अंदर बाकी महिलाओं के साथ क्या हो। क्या मजाक है या नारी शक्ति एक मजाक बन के रह चुका है। और हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ने कलकत्ता पुलिस के वर्क एथिक्स पर सवाल उठाया। उन्होंने बोला कि भैया केस आपसे छीनकर सीबीआई को ट्रांसफर किया जा रहा है। और जैसे ही सीबीआई को केस ट्रांसफर होता है साथियों, उसके बाद ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में जहां पर घटना हुई थी उसके 20 मीटर आगे वहां पर रेनोवेशन का कार्य शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों अचानक सीबीआई के केस ट्रांसफर होने के बाद ही वहां पर रेनोवेशन का कार्य चालू क्यों होता है। क्या वहां पर सबूत जुटाने का कार्य किया जा रहा था, कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा था कि वहां पर अचानक तोड़फोड़ चालू होगी। पहले क्यों नहीं किया गया रेनोवेशन, सवाल उठकर आता है। 14 अगस्त की रात में आजादी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जब पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो 7000 गुंडों की भीड़ आकर डॉक्टर्स को मारती है, गर्ल्स हॉस्टल में घुसती है, अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करती है, इमरजेंसी रूम को तोड़फोड़ करती है। वो कौन सा सबूत मिटाना चाह रहे थे। पश्चिम बंगाल की पुलिस, पश्चिम बंगाल की सरकार, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी। ऐसा मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा कलकत्ता हाईकोर्ट पूछ रहा है कि दिस इज द एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द स्टेट मशीनरी ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। सवाल निकल कर आता, 7000 लोग अचानक से तो नहीं आ सकते, इसके पीछे किसी की प्लानिंग होगी। कहां से अचानक से रेनोवेशन का कार्य क्यों शुरू। ये सारी बातें दोस्तों कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि दाल में कुछ नहीं, पूरी की पूरी दाल काली। दाल काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और होने के बाद पुलिस जो है, जो लोग ट्विटर पे लोग ट्वीट कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, जर्नलिस्ट डॉक्टर्स, उनके खिलाफ पुलिस उनको नोटिस दे रही है। और हमारे देश के एक लेफ्ट इकोसिस्टम, कई जर्मनी के यूट्यूबर्स, रवीश कुमार और ये सब लोग इस मुद्दे पे चुप हैं। मोदी को डिक्टेटर कहने वाले सब लोग चुप हैं, वो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग दलित राइट की बात करते थे, वुमेन सेफ्टी की बात करते थे, नारी हूं, नारी के लिए लड़ जाऊंगी, वो सभी लोग इस मुद्दे के ऊपर चुप हैं। अगर ये घटना हाथरस में हुई थी तो सब लोग योगी आदित्यनाथ का रेजिग्नेशन मांग रहे, कानपुर में हुआ तो सब लोग रेजिग्नेशन मांग रहे, और आज पश्चिम बंगाल के मुद्दे के ऊपर पूरी लेफ्ट लॉबी, पूरे जो लेफ्ट इको गैंग, मधु राठी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सब लोग नाम लेने से बच रहे हैं। 30 मिनट की मणिपुर के ऊपर वीडियो बनाने वाले लोग पश्चिम बंगाल के ऊपर बात करने से डर रहे। ये तो हाल है। खैर हम आगे चलते हैं साथियों। हाई कोर्ट के कई सारे जो लॉयर हैं वो भी इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि भैया जो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर हैं विनीत गोयल जी, वो बता रहे हैं कि भैया वो सही आदमी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि 2013 में कामधुनी गैंगरेप केस में उन्होंने सबूतों के साथ छिड़खानी करने का प्रयास किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगेन ये कलकत्ता के हाई कोर्ट के कई सारे लॉयर बोल रहे हैं। इन सारे प्रूफ होने के बाद, इतनी आवाजें होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि सिस्टम को इंप्रूव करने के बजाय, अपनी पुलिस को ठीक करने के बजाय, जो पीड़ित है उसको जल्दी से न्याय दिलाने के बजाय ममता बनर्जी की सरकार सड़कों पर उतर कर रैली कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। क्यों प्रोटेस्ट कर रही है ममता जी? आप सरकार तो आपकी, होम मिनिस्ट्री आप है, हेल्थ मिनिस्ट्री आप है, किसके खिलाफ क्या दे? ऑल दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल ब्लेम बीजेपी ने किया। मणिपुर में भी हुआ था, वहां भी हुआ था। किसी को मणिपुर नहीं दिखता, किसी को पश्चिम बंगाल नहीं दिखता है। सारे पॉलिटिकल पार्टी साथियों एक ही थाली के चट्टे बरते हैं। नारी सुरक्षा से चुनावों के समय चुनाव और वोट लेने का एक मुद्दा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नारी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। और मोस्टली अगर हम बात करें तो के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं, इस तरीके से वो रूल करते हैं एज ए
प्रिंसिपल की वो मतलब इनकी जागीर हो, इनका साम्राज्य हो, कभी किसी को डांट दिया, कभी किसी को फेल कर दिया, कभी किसी का कैरियर तबाह कर दिया, और जो भी इनके खिलाफ वो बात करता है उसकी पूरी कैरियर को तबाह कर देते हैं। इनका 2 बार ट्रांसफर कराया गया, बट टीएमसी के साथ कनेक्शन इसलिए अपना ट्रांसफर को रुकवा भी लेते हैं। जून 2023 में इनका ट्रांसफर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में कराया गया, बट 48 घंटों के अंदर दोबारा अपनी पोस्टिंग आरजीकल मेडिकल कॉलेज में। और वो खुद उनकी सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया, उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। वो रिजाइन देना चाहते थे, लेकिन ये सब नाटक था, ये खेल था उनका। मैंने बताया ना, कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं, आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसके पहले एक आंदोलन 1 महीना के ऊपर चला, तो वो सब एक मास्टरमाइंड उनका प्लान है, ये भी उनका एक प्लान था, ये आई वश और कुछ नहीं। और फिर जो है 8 घंटे के अंदर उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट दिया गया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिसने उनको कंपलसरी लीव में जाने के लिए। और आज अगर हम लोग इसके प्रति सॉलिडारिटी को व्यक्त नहीं करते, आज रक्षाबंधन का दिन भी है, आपके घर में भी आपकी बहनों ने राखी बांधा होगा और मेरे घर में भी मेरी बहनों ने मुझे राखी भेजा है। तो अगर भारत में हर 16 मिनट में रेप होता, कल को मेरी बहन में या मेरे घर में किसी के साथ ऐसी घटना हो गई और आपके घर में भी किसी के साथ घटना हो गई, अगर हमने स्टैंड नहीं लिया, अपनी सॉलिडारिटी को व्यक्त नहीं किया, तो कल को जब हमारे और आपके साथ भी किसी के साथ होगा, कोई हमारे साथ नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि छोड़ो यार ये तो होता रहता है, मटेरियल वर्ल्ड है, दुखा ले हमें, ऐसे कह के फिलॉसफी मार के बच नहीं सकते। वी हैव टू टेक द स्टैंड, कि हमारा स्टैंड क्या, और हमारा स्टैंड है कि कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और ये घटना अगर हो रही तो किसी सरकार की तो दिक्कत है ही, बट ये पूरे देश के लिए दिक्कत की बात है, पूरे मानव समाज के लिए दिक्कत की बात है, और हमें एज ए समाज मिलकर एक साथ सोचने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जाए, क्या प्रयास किया जाए कि ये घटनाएं ना हो। तो ये घटना सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, उन लेडीज के साथ शेयर करें, उनको ये बताने का प्रयास करें कि अपने आप को अवेयर रखें, अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को अवेयर एटलीस्ट रखें कि ये घटनाएं होती हैं। वी शुड बी सेल्फ अवेयर अबाउट अवरसेल्फ। ये घटना कल को हमारे साथ भी हो सकती है, एज ए पेरेंट, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर। हमें इन सारी घटनाओं के बारे में जानने समझने की आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच साथियों, बहुत कुछ कहने को है बट कह नहीं सका, अगली वीडियो में कह नहीं सका।